नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब पे संचालित हमारी इस क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे बायो साइंस में। हमारे 3 सेशन पूरे हो चुके हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट पूरा हो चुका है। और कल हमने पढ़ लिया था नियंत्रण और समन्वय की फर्स्ट क्लास हमने देख ली थी, जहाँ पे हमने देखा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क हमने देख लिया था। आज हम जो बात करेंगे, इसका जो दूसरा पोर्शन होता है वो हम बात करेंगे इसमें जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन। हार्मोन की हम बात करेंगे आज, और फिर हम करेंगे इसके थोड़े क्वेश्चंस। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर आपको जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो है पादप हार्मोन का, और इसी से आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल पे भी दिखा होगा कि इसी क्लास से 2 नंबर पक्के। तो वो 2 नंबर पक्के किस तरीके से, इस पर हम बात करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्लास स्टार्ट करता हूँ सीधे से। सबसे पहले हम देखेंगे पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन, हार्मोन की जब बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हार्मोन शब्द किसने दिया। वो दिया स्टर्लिंग ने। हार्मोन शब्द दिया स्टर्लिंग ने। अब हार्मोन 2 तरीके के होते हैं। जैसे कि कोई होता है, कोई आपको मोटिवेट भी करता है और कोई आपकी टांग भी खींचता है। होते हैं ना, 2 तरीके के लोग होते हैं कि कोई तो आपको मोटिवेट करेगा कि आप कुछ अच्छा करें, जैसे आपने कुछ किया तो कुछ मोटिवेट करने वाले होते हैं। कुछ आपके टांग खींचने वाले भी होते हैं, जैसे हमारी क्लासेस में भी कुछ जानबूझ करके नेगेटिव कमेंट करने वाले भी होते हैं। उसी तरीके से कुछ होते हैं वृद्धि हार्मोन और कुछ होते हैं वृद्धि अवरोधक हार्मोन। तो इन दोनों के बारे में हमें देखना है कि वृद्धि हार्मोन तो कौन कौन से हैं, कि जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। हार्मोन कई तरीके के होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा विस्तृत नहीं पढ़ना, सिर्फ उतना जितना 10 तक के एनसीईआरटी में आपके पास में दिया हुआ है उतना सफिशियंट है। क्योंकि आप यहाँ जनरल साइंस पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉमन पेपर के लिए। बायो में ज़्यादा जाओगे तो आगे बहुत हार्मोन मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड अगर आप चलेंगे तो आप अभी यहाँ पे आपको यकीन आ जाएगा इसी क्लास में कि क्यों आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड चलना है। कि वृद्धि हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। वृद्धि अवरोधक यानी कि वृद्धि को रोकने वाला, वृद्धि को नियंत्रण करने वाला, इसको दूसरा वर्ड बोलते हैं संदमक। संदमक आपको वर्ड ध्यान रखना है। वृद्धि अवरोधक या संदमक, इस ये कौन सा है, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। और यहाँ पे कौन सा है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो ये 4 तरीके के हार्मोन ही आपकी बुक में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी की जो 10th की बुक है उसके अंदर ये चैप्टर दिया हुआ है। ये 4 ही हार्मोन है, और ये 4 ही हार्मोन आपको पढ़ने हैं। इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे तो उसके बाद में आपके पास में बहुत सारे अनगिनत हार्मोन होते हैं। तो आप यहाँ देख लेंगे 4 और एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या होता है कि जो प्ररोह के अग्रभाग में पाया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके प्ररोह के ये सारे हार्मोन पादपों में पाए जाते हैं। तो अब ऑक्सिन के बारे में हम बात करेंगे। ऑक्सिन पेड़ पौधों के अग्रभाग में पाया जाता है। अग्रभाग में कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है। ये क्या काम करता है, कोशिकाओं में लंबाई की वृद्धि के लिए, पेड़ पौधों की जो लंबाई होती है उसमें वृद्धि के लिए सहायक होता है। अब आप यूँ देखेंगे कि हम एक बचपन में प्रयोग करते थे कि एक गमले को, पौधे को किसी कवर कर दिया और साइड में एक साइड से छेद कर दिया। छेद करके जिस साइड से धूप आ रही है तो पौधा उसी तरीके से मुड़ जाता था। पौधा उसी तरीके से मुड़ जाता था। वहाँ पे कौन सा हार्मोन काम कर रहा था, ऑक्सिन। कैसे कि जब एक ओर से प्रकाश आ रहा हो, जब एक ओर से प्रकाश, बाकी चारों तरफ छाया हो और एक तरफ से ही प्रकाश आ रहा हो, तब क्या होगा कि ऑक्सिन विसरित होकर के छाया वाले भाग में चला जाएगा, और छाया वाले भाग में जाकर के उस जगह पे जाके कोशिकाओं में वृद्धि करेगा। तो कोशिकाओं में वृद्धि करेगा तो वो छाया वाले भाग की कोशिकाओं में वृद्धि होकर के वो दूसरी तरफ बढ़ेगी। छाया वाले भाग में सांद्रता में बढ़ा करके लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, जिससे पादप क्या होगा, उस तरीके से उस तरफ जिधर से धूप आ रही थी उस तरफ से मुड़ता हुआ दिखेगा। तो कोशिकाओं में लंबाई के लिए कौन सा हार्मोन होता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन। ये आपको, या फिर पेड़ पौधों के मुड़ने के लिए कौन उत्तरदायी है, वो है ऑक्सिन। जिधर से प्रकाश आ रहा हो उस तरफ से मुड़ता है वो किसके कारण से, ऑक्सिन हार्मोन के कारण। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है, डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है कि कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा हम देखेंगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, तने की लंबाई में वृद्धि। तने की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा सहायक होता है, जिब्रेलिन। सिर्फ इतना, डायरेक्ट, फालतू की कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा मैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि तने में वृद्धि के लिए कौन सा होगा, तने में वृद्धि के लिए होगा आपके जिब्रेलिन। फिर आपको ध्यान रखना है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, अतः ये उन स्थानों पर अधिक पाया जाता है जहाँ पे कोशिका विभाजन की ज़्यादा जरूरत होती है। जैसे कि बीज में, फलों में, बीजों में, इनमें क्या पाया जाता है, साइटोकाइनिन। क्योंकि ये क्या करता है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन फलों और बीजों में पाया जाएगा, ये होगा साइटोकाइनिन। ठीक है।
और सबसे इम्पोर्टेंट, ये आप ध्यान रख लीजिए, इसके स्टार लगा लीजिए आप, इसमें ये मान लीजिए कोई 10-15 स्टार लगा लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो हार्मोन है वो है आपका जिब एफसीसिक अम्ल। और यहाँ आपने देखा ये क्या है, वृद्धि अवरोधक, वृद्धि अवरोधक या संदमक हार्मोन है। तो वृद्धि अवरोधक क्या होते हैं, जो वृद्धि को रोकते हैं, कम करते हैं। ये तो क्या होता है, वृद्धि को बढ़ा रहा था, और ये क्या है, वृद्धि को रोक रहा है। तो रोकने वाला हार्मोन क्या है, एफसीसिक अम्ल। तो ये क्या है कि पादप वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है। संदमन, रोकना, कम करना, पादप वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है। अर्थात ये क्या करता है, पादप की वृद्धि को रोकता है। रोकता कैसे, जैसे कि इसके कुछ प्रभाव है, इसके प्रभाव में पत्तियों का मुरझाना। पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है, वो होता है एफसीसिक अम्ल के कारण। तो पादप वृद्धि का संदमन करना, रोकना या पत्तियों का मुरझाना, ये किसका, ये है एफसीसिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एफसीसिक अम्ल क्या करता है, पादप वृद्धि को रोकता है, संदमित करता है। पत्तियों का मुरझाना किसके प्रभाव में शामिल है, एफसीसिक अम्ल के। तो ये आपको बिल्कुल याद ही रखना है, एफसीसिक अम्ल, एफसीसिक अम्ल, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके पास में बार बार पूछा जा रहा है, एफसीसिक अम्ल, और वो क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। कहीं आपको किसी बुक में ये उत्तक में मिलेगा, किसी बुक में किस चैप्टर में मिलेगा, ये किसी चैप्टर में नहीं, ये इसी चैप्टर में, नियंत्रण समन्वय चैप्टर में, यहाँ पे आपके हार्मोन काम आते हैं। और हार्मोन में यहाँ आपके पादप हार्मोन बुक में दिए हुए हैं, इतने छोटे से दिए हुए हैं कि किसी को दिखाई भी नहीं देते। आप जब उसमें जाके एनसीईआरटी को ढंग से देखोगे तो आपको ये 4 हार्मोनों के बारे में सिर्फ ये 4-5 लाइनें लिखी हुई मिलेगी, और यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा है। और एक क्या होता है, इथाइलिन। इथाइलिन या एथिलीन, ये क्या होता है, ये कच्चे फलों को पकाने के लिए, शीघ्रता से कच्चे फलों को पकाने के लिए सहायक होता है। अब इसके बारे में हम देखें दोबारा से, जब हमने देखे कि पादपों के हार्मोन में, हार्मोन शब्द किसने दिया, स्टार्लिंग। अब पादप के हार्मोन में 2 तरीके के हार्मोन देखे, एक तो वृद्धि को बढ़ाने वाले और एक वृद्धि को कम करने वाले। तो बढ़ाने वाले में ऑक्सिन देखा। ऑक्सिन क्या करेगा कि कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होगा, कि जब एक साइड से प्रकाश आ रहा होगा तो ये उस साइड से पौधे को मोड़ने के लिए कौन सहायक है, ऑक्सिन। तो ये हो गया ऑक्सिन के। तने में लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सहायक है, जिब्रेलिन। तने की लंबाई में वृद्धि, जिब्रेलिन। फिर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन। इसलिए फलों में और बीजों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है साइटोकाइनिन। फिर जो पादप वृद्धि को रोकता है, पादप वृद्धि को रोकना, संदमन करना, ये जैसे पत्तियों का मुरझाना, ये सब कुछ किस में शामिल होगा, ये होगा एब्सिसिक अम्ल में। तो एब्सिसिक अम्ल सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में, ये एब्सिसिक अम्ल। और ऐसे ही कच्चे फलों को पकाने के लिए, जैसे कि केले होते हैं, कच्चे केले होते हैं या कोई से भी फल होते हैं, उनके ऊपर ये एब्सिसिक, ये इथाइलिन लगा दिया जाता है, तो रात भर में वो पक जाते हैं। ये होता है कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए इथाइलिन। ठीक है, ये हार्मोन काफ़ी है, सफिशिएंट, ये आपके पादप हार्मोन इतने ही सफिशिएंट है, इतने ही आपको पढ़ने। और इसी से आपके पास में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या आता है, वो क्वेश्चन है ये रहा। ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादपों में वृद्धि का संदमन करने के लिए, कौन सा पादपों में वृद्धि का संदमन करने के लिए, वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है। ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। अभी रिसेंटली जो फर्स्ट ग्रेड हुई 2024 में, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो 2024 में भर्ती हुई, उसमें भी ये जो 17 नवंबर 2024, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये देख लीजिए आप, अनुत्तरित प्रश्न 5वां ऑप्शन इसी में आता है 2024 वाले एग्जामों में। इसके पहले ये जो 2022 की जो मेन वैकेंसी थी माध्यमिक शिक्षा, ये 2022 में जो मेन वैकेंसी थी, उसके अंदर भी ये शायद 15 अक्टूबर वाले एग्जाम में आया था। ये का यही क्वेश्चन था, यही 4 ऑप्शन थे, यही क्वेश्चन था। या संदमन की जगह वृद्धि को कम करना लिखा हुआ जाएगा, चाहे संदमन आ जाएगा, चाहे रोकना लिखा हुआ जाएगा, क्वेश्चन यही आएगा। फिर उसके पहले ये 2020 में भी संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी थी, उसके अंदर भी यही क्वेश्चन, ये का यही क्वेश्चन आया था। तो इसलिए यही क्वेश्चन, और आप ये देख लीजिए ऑप्शन भी ये 4 आ रहे हैं, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन। ये 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं। और ये 4 ही ऑप्शन क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक में ये चारों का ही नाम दिया हुआ है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और ऑक्सिन। ये 4 ही हार्मोन आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसलिए ये 4 ही हार्मोन बार बार पूछे जा रहे हैं। और अब आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। 3 बार ये रिपीट हो चुका है, इससे पहले भी एक बार पूछा जा चुका है, पर 3 बार रिसेंटली 3 बार में ही पूछा जा चुका। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है कि कौन सा पादपों में वृद्धि का संदमन करने वाला है। अब आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि एब्सिसिक अम्ल, इसको भूल से भी नहीं भूलेंगे। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, और यही ये नहीं तो अब की बार कुछ और भी पूछा जा सकता है कि तने में वृद्धि के लिए कौन, जिब्रेलिन। सीधी सी बात है कि 4 फैक्ट 4 हार्मोन काफ़ी है।
ये सफिशिएंट है आपके लिए। इतना सा भी आप पढ़ लोगे तो आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल यहाँ पे आपके पास प्रोवाइड किया जा रहा है कि एग्जाम में केवल यही पूछा जा रहा है। मैं आपको फालतू की ऐसा नहीं कि 10-15 हार्मोन लिखा दिया कि आपकी बार कोई सा भी आ जाएगा, कोई सा भी नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही आपके पास पेपर बनता है हमेशा और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाता है। चलेंगे आगे। यहाँ कौन सा वृद्धि संदमन करने का एब्सिसिक अम्ल। अब आप ये समझ चुके हैं कि क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं। ये हो गए आपके पादप हार्मोन। पादप हार्मोन में इतना पढ़ना सफिशिएंट है। फिर आगे हम पढ़ेंगे जंतु हार्मोन। अब हम बात करेंगे जंतु हार्मोन। जंतु हार्मोन कैसे कि जंतु हार्मोन होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से जिन रासायनिक यौगिकों का स्रवण किया जाता है उन्हें हार्मोन कहते हैं। ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं, ये उत्तेजना लेके आते हैं शरीर में, जो ग्रंथियां सीधे ही रुधिर में फ्लो करते हैं, मतलब रुधिर में सीधे ही मुक्त कर देते हैं। तो इसमें कुछ हार्मोन है। तो हार्मोन यहाँ इंपॉर्टेंट सारे हार्मोन मिलेंगे, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि आपके एनसीईआरटी में कौन कौन से दिए हुए हैं। सबसे पहले आप सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन देख लीजिए कि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि हमने मस्तिष्क के अंदर पढ़ा था उसके अंदर से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। अब हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, एक तो सबसे इसका निकनेम कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को, यानी कि मास्टर की भी मास्टर है ये, मास्टर की भी मास्टर क्या है, हाइपोथैलेमस। अब इससे कुछ हार्मोन निकलते हैं, 7-8 तरीके के हार्मोन है। सिर्फ आपको हार्मोन का नाम और उसका उपयोग इतना से याद रखना है कि मोचक हार्मोन या प्रेरक हार्मोन ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के स्त्राव करने के लिए प्रेरित करता है। नाम ही प्रेरक हार्मोन है तो ये क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा। आपने देखा था कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पीयूष ग्रंथि वहां पे स्थित थी। ये चित्र आप देख लीजिए, ये रहा, ये हाइपोथैलेमस रहा और यहाँ पे ये पीयूष ग्रंथि रही। तो हाइपोथैलेमस के नीचे पीयूष ग्रंथि, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित करने के लिए उसको प्रेरित करेगा। ये कौन सा हार्मोन, प्रेरक हार्मोन। फिर दूसरा हार्मोन है निरोधी या संदमक, रोकना कम करना। भी हमने देखा संदमक का मतलब रोकना कम करना, इनहिबिलिटेशन। और ये क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को रोकेगा। भाई पीयूष ग्रंथि से कोई हार्मोन का कोई ज्यादा स्राव हो रहा है तो उसको रोकेगा या कम करेगा। ये कौन सा है, संदमक हार्मोन। सिर्फ नाम से आपको पता लग रहा है कि प्रेरक हार्मोन प्रेरित करेगा, संदमक हार्मोन रोकेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट। ये अब पीयूष ग्रंथि किस किस तरीके के हार्मोन निकालती है। पीयूष ग्रंथि है जो 7-8 तरीके के हार्मोन निकालती है जो आपको पढ़ने। पीयूष ग्रंथि सबसे पहले तो ये मटर के दाने के समान होती है, मटर के दाने के समान, और इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि तो बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को, और जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, क्योंकि वो पीयूष के ऊपर भी नियंत्रण कर रहा है। पीयूष ग्रंथि को कब हार्मोन निकालना है और कब हार्मोन रोकना है वो नियंत्रण कर रहा है हाइपोथैलेमस, इसलिए वो मास्टर की भी मास्टर है और पीयूष क्या है, मास्टर। अब इसके अंदर आपको हार्मोन है, इसमें जैसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो वृद्धि हार्मोन इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिक भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिक एसटीएच या जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, नाम से पता लग रहा है वृद्धि हार्मोन। तो ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि का मुख्य प्रेरक हार्मोन है। शरीर की कितनी वृद्धि होनी है ये कौन निर्धारित करेगा, वृद्धि हार्मोन। जिसके अल्पस्राव से अगर वृद्धि हार्मोन कम निकल रहा है तो आपकी हाइट रह जाएगी कम। अगर ये कम स्राव हो रहा है तो इसके अल्पस्राव से बोनापन हो जाएगा। बोनापन, कम हाइट मतलब ये नहीं कि 5 फुट 2 इंच 5 फुट 3 इंच ऐसा कम हाइट नहीं। कम हाइट मतलब जैसे 4 फुट रह जाए 3 फुट रह जाए, वो बोनापन किससे होगा, वृद्धि हार्मोन की कमी से। वृद्धि हार्मोन अगर कम स्राव हो रहा है तो उसके कारण से क्या होगा, बोनापन। और अगर अत्यधिक स्राव हो रहा है, अत्यधिक स्राव से क्या होगा, महाकायता, यानी कि बहुत बड़ा फैला हुआ शरीर बन जाएगा, उससे महाकायता, अतिकायता। ये चीज़ किससे होगी, वृद्धि हार्मोन। महाकाय बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, किसी का पेट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे बेकार तरीके से निकल जाएगा, वो होगा वृद्धि हार्मोन की अधिकता से। ठीक है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकल रहे, पीयूष ग्रंथि से। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे जो हम हार्मोन देख रहे हैं ये सब पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं। पहला था वृद्धि हार्मोन जो वृद्धि को नियंत्रित कर रहा है। दूसरा है लेक्टोजेनिक, दूध, लेक्टोजेनिक या प्रोलेक्टिक हार्मोन। ये क्या होता है, ये दूध से संबंधित है। कैसे कि शिशु जन्म के बाद में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। लेक्टोजेनिक क्या करता है, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, ये है लेक्टोजेनिक हार्मोन। फिर है वेसोप्रेसिन, ये एंटी डायूरेटिक एडीएच। ये क्या होता है, इसके कम स्राव से, अगर ये आपके शरीर में कम बन रहा है तो इसके कम स्राव से व्यक्ति अत्यधिक मूत्र उत्सर्जन करता है। अगर ये आपके शरीर में कम निकल रहा है, वेसोप्रेसिन हार्मोन का नाम है वेसोप्रेसिन। ये क्या होता है,
ये मूत्र उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। तो अगर इसका कम स्राव हो रहा है तो व्यक्ति अत्यधिक मूत्र उत्सर्जन करता है। इसे क्या बोलते हैं? इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इस रोग का नाम क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। ये वो वाला डायबिटीज नहीं है जो आप जानते हैं, वो डायबिटीज अलग होता है, ये है डायबिटीज इंसिपिडस। इसको क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है? मूत्र उत्सर्जन अत्यधिक होता है इसके कम स्राव से। और ये सब किससे हार्मोन निकल रहे हैं? पीयूष ग्रंथि से। आगे देखेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? ये प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी है। प्रसव पीड़ा के लिए, कि प्रसव पीड़ा के कब प्रसव होने वाला है, तो अचानक से जो दर्द होता है वो इस हार्मोन की वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से अचानक से पता लगता है कि अब प्रसव होने वाला है, वो प्रसव पीड़ा होती है, वो इस हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। तथा ये क्या करता है? एक और कार्य करता है कि स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निष्कासन को प्रेरित करता है। दुग्ध निष्कासन को कौन प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर आगे देखेंगे गोनेडोट्रोपिक या फिर पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक क्या होता है? ये पुरुषों में शुक्र जनन नलिकाओं में वृद्धि तथा शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। एक तो गोनेडोट्रोपिक एक काम तो क्या करता है? पुरुषों में तो शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि करके शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है, और साथ में स्त्रियों में अंडाशयी पुट्टिकाओं की वृद्धि करके उनके परिपक्वन को प्रेरित करता है। ये दोनों काम करता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसके बाद में हम देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग। ल्यूटिनाइजिंग क्या करेगा? ये अंडाशय और वृषण से लिंग हार्मोन का स्रवण करता है। अंडाशय और वृषण से क्या करता है? लिंग हार्मोन का स्रवण करता है, तथा मादा में अंडों के निर्माण के लिए, मादा में अंडों का निर्माण व अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। ये क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का आपको ध्यान रखना है। पुट्टिका प्रेरक क्या कर रहा है? शुक्राणु निर्माण और अंडाशय पुट्टिकाओं के वृद्धि करके उनके परिपक्वन को प्रेरित कर रहा है। ऑक्सीटोसिन क्या हो रहा है? ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा और वृद्धि हार्मोन वृद्धि बढ़ा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है आपके पास में वृद्धि हार्मोन। मैं जो आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि वृद्धि हार्मोन है वो इंपॉर्टेंट है। लेक्टोजेनिक दूध निर्माण को, वेसोप्रेसिन ये क्या होएगा कि मूत्र को, जो मूत्र उत्सर्जन है उसको नियंत्रित करेगा, कि इसके कम स्राव से मूत्र निर्माण अत्यधिक होता है। ठीक है, अब आगे थायराइड ग्रंथि। ये तो हो गए आपकी पीयूष ग्रंथि के। पीयूष ग्रंथि के सारे हार्मोन आपने देखे। अब है थायराइड ग्रंथि, या इसको बोलते हैं O2 ग्रंथि। ये क्या होता है? गले में यहाँ श्वास नली की दोनों तरफ स्थित होती है, और यह एच आकार की होती है। एच आकार की होती है। यह सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। इससे थायरोक्सिन व कैल्सिटोनिन जैसे हार्मोन निकलते हैं। थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन, आपको नाम से पता लग रहा है कि थायराइड ग्रंथि तो थायरोक्सिन हार्मोन, और दूसरा कौन सा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन उपयोगी होता है। मतलब क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या होता है? आयोडीन आवश्यक है। मतलब आपके शरीर में आयोडीन का जाना बहुत आवश्यक होता है ताकि ये थायरोक्सिन हार्मोन निकले। और ये आयोडीन किस तरीके से जाता है? आपने सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक या कोई सा भी दूसरा सफ़ेद शुद्ध नमक, सबसे पता नहीं कौन कौन से नमक आते हैं जिसमें आपके पास में लिखा हुआ होता है कि आयोडीन युक्त नमक। वो आयोडीन बहुत कम मात्रा में, जैसे कि आप मान लीजिए कि 100-200 किलो के अंदर 1-2 ग्राम आयोडीन, इतना कम मात्रा में मिलाया जाता है, लेकिन वो इतना कम भी आपके लिए जरूरी होता है ताकि जब भोजन के द्वारा आप उसमें ग्रहण करें तो आयोडीन आपके शरीर में जाए, और उससे क्या होगा? उससे ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्रवण होगा। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के लिए ये आयोडीन आवश्यक होता है। अब इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, वो रोग इंपॉर्टेंट है कि थायरोक्सिन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं। एक तो होता है क्रेटिनिज्म, यानी कि जड़ मानवता। इसमें क्या होता है? शारीरिक और मानसिक वृद्धि कम होती है। शारीरिक वृद्धि तो कम होती है, और मानसिक वृद्धि भी, दिमाग भी कम विकसित हो पाता है। ये है जड़ मानवता। दूसरा है मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा में क्या होता है कि ये प्रोड़ों की त्वचा मोटी हो जाती है। प्रोड़ जैसे कि उम्र बढ़ती जाती है, उसके साथ में उनकी त्वचा मोटी हो जाएगी, और स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, और बालों का झड़ना, ये सब भी इसके अंदर हो जाएगा। क्या? एक तो आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा, याद रखना, भूलने लग जाएंगे आप, कि भूलने लग गए, कुछ भी चीज़ याद नहीं रह रही। साथ में क्या होगा? बाल झड़ने लग जाएंगे, और त्वचा मोटी हो जाएगी। ये आप नॉर्मल अपने आप से नहीं जोड़ना, किसी के बाल झड़ रहे हैं या फिर इसमें उसको याद नहीं रहता तो उससे नहीं जोड़ना, ये वो वाला नहीं है। वो और भी कारण होते हैं बाल झड़ने के या भूलने के, तो ये वो वाला रोग नहीं, ये तो एक पूरा रोग हो जाएगा जिसमें आपके पास में ये बढ़ता ही जाएगा। और ये किस लिए हो रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। और रोग का नाम क्या है? मिक्सीडीमा। फिर एक घेंगा या गलगंड रोग। ये इंपॉर्टेंट रोग है कि घेंगा या गलगंड, थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर के फूल जाती है। इसमें गला, जो गला होता है ना, गले के अंदर थायराइड जो ग्रंथि होती है वो बड़ी होएगी और फूल जाएगी, उससे गला एकदम से ऐसे बड़ा फूल जाएगा। और इसमें
गर्दन भी फूल जाएगी, मतलब बाहर तक गर्दन फूल जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, गलगंड या घेंगा। नाम से पता लग रहा है, गलगंड यानी कि गला फूल जाएगा, और घेंगा रोग, यह रोग भी किससे होता है, यह रोग भी भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, भोजन में आयोडीन की कमी से क्या होगा, गलगंड या घेंगा रोग। फिर एक है हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग में क्या होगा कि एंटीबॉडी ही थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर दे, यानी कि जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन रही है वो खुद ही क्या करेगी, वो खुद ही इस ग्रंथि को ही नष्ट कर दे, मतलब जो इस ग्रंथि के द्वारा बनाया गया है वही इस ग्रंथि को नष्ट कर दे, उल्टा जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दे, वो वाली बात हो गई। तो वो क्या होगा, हाशीमोटो रोग। ठीक है, तो ये थायराइड ग्रंथि के आपको रोग देखने, ये सारे रोग होते हैं। और ये किससे होता है, इसके लिए आवश्यक क्या है, आयोडीन। ये श्वास नली की दोनों ओर होती है, एच आकार की होती है, और इससे थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पीनियल काय। ये क्या होती है, ये अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है, अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। यहाँ पे प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, वहीं पे पीनियल काय। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट है, छोटी है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो छोटी होने के बावजूद भी इंपॉर्टेंट कैसे बोलते हैं, इसके निकनेम में एक तो जैविक घड़ी, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल वॉच, बायोलॉजिकल वॉच। फिर शरीर की आत्मा, शरीर की आत्मा, और तीसरी आंख, तीसरी आंख भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हुई, इस जगह पे होती है, तो इस जगह पे इसलिए इसको तीसरी आंख भी बोल दिया जाता है। और जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल वॉच, वो इसलिए बोलते हैं कि ये क्या होता है कि आपके कब सोना है और कब उठना है इसको नियंत्रित करती है पीनियल काय। कि जैसे कि कई व्यक्ति होते हैं जो सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, तो वो किसी दिन उनको नहीं भी उठना हो तो भी उसकी आदत है कि वो 4 बजे उठ जाएगा, और किसी की आदत है कि 9 बजे उठना है, तो उसको उससे पहले कितनी बार उठा लो वो उठना नहीं चाहेगा, और 9 बजते ही वो अपने आप उठ जाएगा। तो ये चीज़ कौन नियंत्रित कर रही है, ये चीज़ नियंत्रित कर रही है पीनियल काय। तो पीनियल काय अपने शरीर के अंदर ही एक तरह से घड़ी लगी हुई है, ये क्या कर रही है, एक तरह से उठाने का काम कर रही है अपने, इसको बिना टाइम देखे भी इसको अपने आप पता है कि किस टाइम सोना है और किस टाइम उठना है, सोने उठने के टाइम को नियंत्रित कर रही है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल वॉच। ये इसका निकनेम इसलिए पड़ गया क्योंकि इसके पास में खुद के पास एक घड़ी है जो वो अपने आप टाइम देख करके अपने आप उठा देती है कि भाई किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। दूसरा क्या होता है कि ये मिलेटोनिन हार्मोन को भी स्राव करती है, मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावित करती है। और इसके साथ में ये मैंने आपको बता दिया कि ये शरीर की दैनिक लय को नियमित करती है, जैसे सोने जगने का समय आदि को निर्धारित करती है। और ये क्या है, पीनियल काय। तो आपको सब समझ में आ गया इसमें पीनियल काय में क्या है, एक जैविक घड़ी, शरीर की आत्मा, तीसरी आंख, सबसे छोटी होती है, सोने उठने को नियंत्रित करती है, और मिलेटोनिन हार्मोन भी इसमें स्रावित होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, पैराथायराइड ग्रंथि। अब पैराथायराइड ग्रंथि कुल 4 होती है। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि 4 होती है। जैसे थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन निकाल रही थी, वैसे पैराथायराइड ग्रंथि पैराथार्मोन हार्मोन निकालती है। अब इससे क्या होता है, इससे कैल्शियम, ये कैल्शियम का पुनः अवशोषण और फास्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करती है। कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करती है, समझ लीजिए। कैल्शियम, कैल्शियम जो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, कैल्शियम और फास्फेट, उन दोनों को नियंत्रित करती है कि कैल्शियम के पुनः अवशोषण और फास्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करती है। और ये क्या करती है, विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है। विटामिन डी जो आपको पता है कि धूप से मिलता है, और धूप से मिलता नहीं है, होता हमारे शरीर के अंदर, पर धूप उसका संश्लेषण कर पाती है। धूप जब हमारे शरीर पे पड़ता है त्वचा पे, तो उसका संश्लेषण होता है। बाकी उसमें यह हार्मोन भी काम आता है, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला पैराथार्मोन हार्मोन, जो कि विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है। इसके साथ में इसके कम स्राव से, अगर ये कम निकल रहा है पैराथार्मोन, तो क्या होगा कि मांसपेशियों में ऐंठन आ जाएगी, और साथ में जकड़न हो जाएगी, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टिटेनी रोग। मांसपेशियों में ऐंठन और जकड़न, ये जो चीज़ हो जाएगी, इसको बोलेंगे टिटेनी रोग। इसके साथ में इसके अधिक स्राव से, इसके अधिक स्राव से हाइड्रा, हड्डियां भंगुर हो जाती है। ये इसके कम स्राव से क्या होता है, हड्डियां भंगुर यानी कि कोमल, कोमल इतनी कोमल हो जाती है कि जरा सा आप गिरे और आपके फ्रैक्चर हो गया, मतलब इस तरीके से आपकी हड्डियां भंगुर हो जाएगी, कोमल हो जाएगी, खोखली हो जाती है अंदर से, जो कि जरा सी चोट लगने पर भी टूट सकती है। इस तरीके से ये क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन की जो पैराथार्मोन हार्मोन है, इसके अधिक स्राव से, तो इसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। हड्डियों संबंधी जो ये रोग है इसको बोलेंगे ओस्टियोपोरोसिस। तो इस पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन पैराथार्मोन, कुल ग्रंथियां कितनी होती है, 4। ये कैल्शियम और फास्फेट के, कैल्शियम फास्फेट कितना निकलना है, कितना नियंत्रित करना है, उसको नियंत्रित करती है।
विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है। इसके कम स्राव से क्या हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन, और उसको बोलते हैं टिटेनी रोग। और अधिक स्राव से क्या हो जाता है, हड्डियाँ खोखली, कमजोर, कोमल, भंगुर इस तरीके से हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। ये हो गया आपके पैराथायराइड ग्रंथि। फिर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या होती है, ये निकालती है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन निकालती है, जो क्या काम करता है, जो लिम्फोसाइट के उत्पादन, टी लिम्फोसाइट इस तरीके से हमारे ब्लड में जो होती है, टी लिम्फोसाइट के उत्पादन को बढ़ा करके प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगों से प्रतिरक्षा करता है, उसके निर्माण को सुरक्षित, मतलब उसके निर्माण को बढ़ाता है। और कौन सा है ये, थाइमोसिन हार्मोन। फिर इसके बाद में अग्नाशय। अब अग्नाशय ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास में। अग्नाशय, अग्नाशय पेनक्रियाज, यह क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कैसे, ये अंतःस्रावी भी और बहिस्रावी भी है, ये डायरेक्ट बाहर भी निकालती है। तो ये दोनों तरीके की इसमें ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें पाए जाने वाले असंख्य सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या बोलते हैं, लेंगरहैंस के द्वीप। आपको ये याद रखना है कि लेंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अग्नाशय में। सिर्फ इतना सा ध्यान रख लीजिए कि लेंगरहैंस के द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय में। यानी कि होते क्या है कि इसमें जो असंख्य सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, बहुत सारी छोटी 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 ग्रंथियां पाई जाती है। वो ऐसा लगता है जैसे समुद्र में, ये समुद्र पूरा, इसके अंदर जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, तो उस तरीके से इसके अंदर असंख्य छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं, लेंगरहैंस के द्वीप समूह। लेंगरहैंस के द्वीप समूह इसको बोला जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय में। अब अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन कौन से, कि एक तो एल्फा। अग्नाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिका, एक तो एल्फा कोशिका। तो एल्फा कोशिका क्या होती है, एल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन को निकालती है। मतलब एल्फा कोशिका का काम होता है ये ग्लूकागोन हार्मोन को, ये गलत लिखा हुआ है, एल्फा कोशिकाएं होती है जो क्या निकालती है, ग्लूकागोन हार्मोन। और ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, ये इसका कार्य होता है कि ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, एल्फा कोशिकाएं, ग्लूकागोन हार्मोन जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। फिर दूसरी होती है इसमें बीटा कोशिका, यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में। बीटा कोशिका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास में वो है बीटा कोशिका। वो क्या होती है, इससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन। ये आप ध्यान रखेंगे कि इससे निकलता है ये इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। आप इतना भी याद नहीं रखें, सिर्फ ये ध्यान रखें कि बीटा कोशिका, अग्नाशय की जो बीटा कोशिका है उससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन का काम होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अब आपने देखा डायबिटीज, जो डायबिटीज आप जानते हैं वो ये वाला डायबिटीज होता है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन कम हो जाता है ना अगर अपने शरीर में, इंसुलिन हार्मोन निकलती कहाँ से, बीटा कोशिका से। और हमारे शरीर में ये जो बीटा कोशिका है ये इंसुलिन हार्मोन के स्राव को कम कर दे। अगर इंसुलिन हार्मोन कम निकले तो उससे क्या होगा, उससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है डायरेक्ट, क्योंकि ये क्या करता है, इसका काम यही है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। अब ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में नहीं बदल पा रहा, तो इससे क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज होता है मीठा, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो ब्लड ऑलरेडी बहुत मीठा हो जाएगा। ब्लड मीठा हो गया तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को शर्करा, ये डायबिटीज, मधुमेह इस तरीके से उसका नाम बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि ब्लड ऑलरेडी इतना मीठा हो गया कि उसमें बाहर से अगर आप कोई मीठी चीज़ लेंगे तो आपका ब्लड का और ज़्यादा नियंत्रण बढ़ जाएगा। अगर आप देखें उसमें कि मीठा, अगर आपके उसके अंदर डायबिटीज़ के जब आप चेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि आपका ऑलरेडी ब्लड मीठा हो चुका है। इसलिए बाहर से मीठा खाने के लिए मना करते हैं इस रोग में, कि आप कोई भी मीठी चीज़ का मना कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले से कोई चीज़ मीठी, अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आपके पास ये रोग हो जाएगा, नहीं। मीठा ज़्यादा खाने से ये रोग नहीं होता, ये रोग होने के बाद में मीठा खाने के लिए मना कर दिया जाता है। क्योंकि इस रोग के होने के बाद में इंसुलिन की कमी से हुआ। इंसुलिन की कम हुआ तो क्या हुआ कि रक्त में ऑलरेडी बहुत सारी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई जिससे क्या हो गया, मधुमेह रोग हो गया। और इसका नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। ये होता है डायबिटीज मेलिटस। और एक आपने पढ़ा था, वो क्या था, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस वो कौन सा रोग था, अधिक मूत्रस्राव। वेसोप्रोसिन हार्मोन के अंदर आपने पढ़ा था, जो ये था वो अलग था। आप जो देख रहे हैं वो ये है डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस इसका नाम है।
और ये क्या होता है, मूत्र के साथ में इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ही उत्सर्जित होने लग जाता है, जिससे जिसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोयूरिया, ग्लाइकोसूरिया। इस रोग को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। अगर मूत्र के साथ भी इसमें ग्लूकोज उत्सर्जित होने लग जाए, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और ये तो क्या था, इंसुलिन की कम स्राव से, इंसुलिन हार्मोन निकलता है बीटा कोशिका से, इंसुलिन कम स्राव हो रहा है, इंसुलिन कम निकल रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे किसी की डायबिटीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाए, मतलब डायबिटीज़ बढ़ जाए, तो पहले तो स्टार्टिंग में तो उसको गोलियाँ दी जाती है, डेली एक गोली लेनी होती है। लेकिन अगर उसकी डायबिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके डायरेक्ट इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, खाना खाने से पहले उसमें डायरेक्ट इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, ताकि इंसुलिन क्या करेगा, वो खाने के साथ में जो भी उसके साथ में ग्लूकोज गया, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता रहे। ये इसका काम होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। इसलिए वहाँ पे इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और अगर यही हार्मोन अगर ज़्यादा निकले, इंसुलिन हार्मोन अगर ज़्यादा निकले, तो उसको अतिस्राव, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। इंपॉर्टेंट यही है कि जो अग्नाशय की बीटा कोशिका से हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन की कमी होने के कारण शरीर में क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से उसके साथ में क्या हो जाएगा, डायबिटीज मिलिटस रोग, यानी कि मधुमेह रोग। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो तीसरी तरीके की कोशिका है वो है गामा कोशिका, ये डेल्टा कोशिका उसको बोलते हैं। और इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो आपको ज़्यादा याद ये रखना है बीटा कोशिका वाला। ठीक है, चलते हैं आगे। अब है आपके पास में अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि ये क्या होगा, इससे निकलेगा सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, वो है एड्रिनलिन हार्मोन। इससे निकलने वाला हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन क्या करता है, दबाव या आपातकालीन परिस्थितियों में अधिक तेजी से स्रावित होता है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, दबाव में, तब आपातकालीन परिस्थिति में ये हार्मोन निकलता है, जिसको बोलते हैं क्या, एड्रिनलिन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके शरीर के लिए, आपके दैनिक जीवन के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कई बार आप एक बहुत शांत स्वभाव के होने के बावजूद एकदम से आपको बहुत, कभी कोई लड़ाई हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि आपको खुद को पता नहीं आपने क्या कर दिया, तो वहाँ पे आपका क्या निकला, एड्रिनलिन हार्मोन। या फिर आपने देखा कि आप पूरे साल भर तो आप धीरे 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 पढ़ते रहे, लेकिन जिस दिन एग्जाम हुआ, एग्जाम वाले दिन लास्ट के 1 घंटे, लास्ट के 2 घंटे या लास्ट की पूरी रात आप बिल्कुल ऐसे पढ़ देते हैं कि पूरी किताब आज की आज ही पढ़ देंगे, और याद भी हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं हो रहा, याद भी हो रहा होता है, पर आखिरी रात को आप पूरे पन्ने पलट पलट के, वो जो कॉलेज वाले एग्जाम होते हैं उन कॉलेज में, वहाँ क्या निकलता है आपका, एड्रिनलिन हार्मोन। मतलब वहाँ आपके पास में ये परिस्थिति आ जाती है कि या तो आज कर जाओ या फिर कल मर जाओ, तो वो करो या मरो। इसीलिए इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, करो या मरो हार्मोन। कि आप क्या करेंगे, या तो बहुत तेजी से उस पूरी किताब को पढ़ना चाहेंगे कि आज के आज पूरी किताब पढ़ दूं, या फिर आप कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ के अंदर तो ये हार्मोन निकला, या तो वो क्या करेगा, वो हार्मोन निकलते वो इतना ज़्यादा प्रेरित कर देगा कि आज की आज मुझे सारा पढ़ देना है, और वो पूरा इतना ज़्यादा उसका रिजल्ट इतना अच्छा निकलता है कि भाई वो बहुत अच्छे से याद कर पाता है। और कुछ के अंदर ये हार्मोन क्या काम करता है कि बस हो गया जो हो गया, अब मुझसे कुछ याद नहीं हो रहा, और वो किताब को पटक के सो जाएगा। तो वो क्या होगा, मरो। दोनों तरीके के हार्मोन होते हैं इसमें, करो या मरो। इसलिए इसको बोला गया है करो या मरो हार्मोन। या तो आदमी बिल्कुल पूरी जी जान लगा देगा करने के लिए, या फिर वो उसको सब कुछ छोड़ करके कि भाई अब तो होगा जो देखा जाएगा, अब आज आज में क्या पढ़ लेंगे। ये दूसरा हार्मोन, दूसरा उसके अंदर ये वाली सोच भी आ जाती है कि अब पूरी साल भर कुछ नहीं पढ़ा, तो एक दिन पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके की परिस्थिति आती है, या तो वो पूरी रात सब कुछ पढ़ देना चाहेगा, या फिर वो बिल्कुल छोड़ देगा, हथियार डाल देगा एक तरह से, या तो बिल्कुल लड़ेगा आखिर सांस तक, या फिर हथियार डाल देगा। तो ये हार्मोन क्या काम करता है, एड्रिनलिन हार्मोन काम करता है, ये वाला एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन, या फ्लाइट हार्मोन, या फिर करो या मरो हार्मोन। करो या मरो हार्मोन भी इसको ही बोलते हैं। समझ गए आप करो या मरो क्यों बोलते हैं। इसके साथ में इसमें क्या होती है, 3F ग्रंथि पाई जाती है। 3F कैसे, 3F ग्रंथि ये 3 तरीके से, इसको 3F ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि ये 3 तरीके के एफ पर नियंत्रण करती है। कौन कौन से एफ, फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर यानी भय, फाइट यानी संघर्ष, और फ्लाइट यानी पलायन। या तो आदमी पलायन कर जाएगा या उससे लड़ेगा, दोनों चीज ये मैंने बताया। या तो संघर्ष करेगा आखिरी सांस तक, या फिर हथियार छोड़ देगा और कह देगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, ये पलायन। और या फिर भय, भय में रोंगटे खड़े कर देना, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी एड्रेनलिन में। या फिर ये क्या करेगी, इसको 4S ग्रंथि भी बोलते हैं, 3F भी बोलते हैं और 4S भी बोलते हैं। नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 3F ग्रंथि किसको बोला जाता है, हार्मोनों के नाम होते हैं। तो 3F ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनलिन हार्मोन के कारण, और 4S ग्रंथि भी कौन सी, अधिवृक्क ग्रंथि। 4S में क्या होगा,
4S में स्ट्रेस, शुगर, साल्ट और सेक्स रिलेटेड प्रोसेस। यानी कि स्ट्रेस पता ही है आपको, दबाव, शुगर शर्करा, और साल्ट यानी लवण, लवण और लैंगिक विकास, ये चारों इस पर नियंत्रण करता है। इन चारों का नियंत्रण कौन करती है? ये वाली ग्रंथि। ठीक है, इस ग्रंथि के कुछ और भी काम होते हैं, जैसे कि श्वास दर को बढ़ाना, सांस तेज हो जाना, एकदम से सांस तेज हो जाना, रक्तदाब को बढ़ाना, रक्तदाब को बढ़ाने का काम करती है। हृदय का स्पंदन, हृदय का स्पंदन बढ़ाना, कि हृदय की धड़कने धड़कने धक 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 बहुत तेजी से बढ़ने लगी। कई बार आपने कोई गलती की और सामने वाले को पता लगने वाला होता है, अगर आपको पता है ना कि इसको पता लग जाएगा, तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती है कि कहीं इसको पता नहीं लग जाए, वो वाली बात होती है, वो हृदय की धड़कन तेज हो जाना अचानक से। तो उस टाइम क्या है, ये एड्रेनलिन हार्मोन निकल रहा होता है। ये इसके साथ में आंखों की पुतली को फैल जाना, रोंगटे खड़े कर देना, पसीना बढ़ाना। कभी आप टेंशन में होते, दबाव में, आपके बहुत तेजी से पसीने निकल रहे होते हैं, भले ही कितनी सर्दी हो, लेकिन फिर भी आप पसीने, जब एकदम से अचानक से पसीने निकलने लग जाते हैं, तब ये ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है। इसका काम ही यही है कि अचानक से आपातकालीन परिस्थितियों में, जो आपातकालीन परिस्थिति है उसमें ये अपना काम दिखाती है, जहाँ पे ये सारे आपातकालीन वाले काम है कि धड़कनें बढ़ गई, आपकी आंखों की पुतलियाँ फैल गई, और उसके साथ में रोंगटे खड़े हो गए, बहुत तेजी से आपके पसीने आने लग गए, जैसे सिर पे पसीने आ जाते हैं, जब आप टेंशन में होते हैं तो आपके सिर पे पसीने आ जाते हैं, भले ही टेम्परेचर उतना नहीं है पसीने आने वाला, लेकिन फिर भी अचानक से पसीने आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ कंट्रोल करती है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। इसको 3F ग्रंथि और 4S ग्रंथि भी बोलते हैं। करो या मरो हार्मोन इसमें निकलता है, आपातकालीन हार्मोन निकलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये आपको याद ध्यान रखना है। फिर आगे देखेंगे मिनरेलोकोर्टिडस, ये क्या होता है? कोर्टिकाइड्स, ये क्या होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन इसमें निकलता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या करेगा, सोडियम और क्लोराइड के अवशोषण में वृद्धि करेगा और पोटेशियम के उत्सर्जन में वृद्धि को प्रेरित करेगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर ग्लूकोकार्टिएट्स, ये क्या है? कार्टिसोल हार्मोन। ये भी क्या है? किसी उत्तक के संक्रमण में प्रतिरक्षी पदार्थ बनने की क्रिया को रोकता है। जो प्रतिरक्षी पदार्थ बनता है, जो उत्तक का अगर संक्रमण हो रहा है, तो प्रतिरक्षी क्या करेगा? उसको बचाव का काम करेगा, और ये हार्मोन क्या करेगा? उसको रोक देगा, प्रतिरक्षी पदार्थ को बनने से रोकेगा। ये किस में उपयोगी है? अंग प्रत्यारोपण में उपयोगी है। फिर आपके लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन क्या होता है? ये हार्मोन बाह्य जननांगों और यौन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लिंग हार्मोन क्या करेगा? बाह्य जननांगों और यौन व्यवहार को प्रभावित करेगा। स्त्रियों में इसकी अधिकता से, ये जो लिंग हार्मोन है, अगर ये हार्मोन आपके स्त्रियों के अंदर ये बढ़ जाए तो क्या होगा? इसके बढ़ जाने से स्त्रियों में इसकी अधिकता से चेहरे पर बाल उग जाते हैं। चेहरे बुढ़ापे में भी उग जाते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो कम उम्र में भी अगर ये हार्मोन अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा निकल रहा है, तो उसके क्या होगा? उसके चेहरे पर बाल उग जाते हैं, और कोई उसके अंदर कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ इस हार्मोन की वजह से होता है। कई बार महिलाओं के चेहरों पर भी बाल उग जाते हैं, वो इस कारण से होता है, लिंग हार्मोन की अधिकता से। फिर क्या होगा कि अधिवृक्क ग्रंथि के हार्मोन, ये क्या होते हैं? जो अधिवृक्क ग्रंथि के हार्मोन हमने पढ़े, कौन कौन से? एक तो एड्रेनलिन पढ़ा, और 3 ये वाले, ये जो पढ़े लिंग हार्मोन, ग्लूकोकार्टिएट्स, ये क्या करते हैं? ये आपके जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? जीवन रक्षा का काम करते हैं। जैसे करो या मरो, आपातकालीन परिस्थिति में हार्मोन जो काम कर रहा है, ये सेक्स हार्मोन, इस तरीके के हार्मोन, ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, इनका नियंत्रण कर रहा है ये। इसलिए इससे निकलने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं? ये जीवन रक्षण हार्मोन का कार्य करते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन, इससे निकलने वाले ये हार्मोन है। इंपॉर्टेंट इसमें यही है आपका एड्रेनलिन। ठीक है, फिर आगे वृषण। वृषण क्या है? आपके टेस्टिस। ये क्या होती है? नर जनन ग्रंथि, नर जनन ग्रंथि होती है वृषण। इससे निकलने वाला हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये एड्रोजन, और इस हार्मोन के द्वारा नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास होता है। नर में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। जैसे कि मूछें आना, आवाज भारी होना, शरीर पर बालों का विकास होना, बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा ये हार्मोन निकलेगा उतने ज़्यादा शरीर पर बाल आ जाएंगे। उस तरीके से ये हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ये निकलता है वृषण से। ठीक है, ये नरजनन ग्रंथि और द्वितीयक लैंगिक लक्षण ये प्रभावित करते हैं। आगे देखेंगे कि अंडाशय, अंडाशय क्या है? एक मादा जनन ग्रंथि है। जैसे वृषण नर जनन ग्रंथि सिर्फ नर में पाया जाएगा ये, वैसे अंडाशय सिर्फ मादा में पाई जाती है। और इसके अंदर जो निकलने वाले हार्मोन है, वो सबसे पहला तो हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोजन हार्मोन ये क्या करेगी कि मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास के लिए उत्तरदायी है। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, जैसे कि गर्भाशय, अंडवाहिनी, स्तनों का विकास,
आवाज़ बारीक होना, मासिक चक्र का प्रारंभ होना, नितंब भारी होना, ये सब चीज़ें किससे होंगे? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ये भी किसमें पाया जाएगा? महिलाओं में। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वही अंडाशय से ही निकलेगा, मादा जनन ग्रंथि, अंडाशय, ये सारे हार्मोन महिलाओं में ही होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण के लिए आवश्यक है। ये एक इंपॉर्टेंट है कि गर्भधारण के लिए आवश्यक कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। इसीलिए मैंने कहा कि ये महिलाओं में पाया जाएगा। फिर इसी तरीके से रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्स करना, आपको नाम से पता लग रहा है कि रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये क्या होगा कि प्रसव पीड़ा के समय शिथिलता लाने के लिए ये उत्तरदायी होता है। कि जब प्रसव पीड़ा होती है, कई ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, तो उस टाइम पे ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो उसको, दर्द को थोड़ा कम करने का प्रयास करता है, और ये होता है रिलैक्सिन हार्मोन शिशु जन्म के समय, और ये शिशु जन्म में सहायक होता है। ठीक है। ये आपके 3 तरीके के हार्मोन मादा में, मादा जनन ग्रंथि से निकलते हैं, अंडाशय से। कौन कौन से? एस्ट्रोजन जो महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है, प्रोजेस्टेरोन जो महिलाओं में गर्भधारण के लिए उत्तरदायी है, और रिलैक्सिन जो क्या है? शिशु जन्म के लिए सहायक है। ठीक है। इसी तरीके से वृषण जो नर जनन ग्रंथि, और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि द्वितीयक नर में द्वितीयक नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरीके से कुछ हार्मोन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो हार्मोन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। पहले तो आप ये देख लीजिए ग्रंथि कि ये जैसे आउटू ग्रंथि और ये परावटु ग्रंथि। परावटु यानी कि 4 होती है, आउटू एच आकार की होती है। पीयूष ग्रंथि जो आपके दिमाग में मटर के दाने के समान। थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि कौन सी? जो कि जैविक घड़ी, जैविक घड़ी यहाँ पे दिमाग में, इस जगह दिमाग में पेनियल ग्रंथि जो कि जैविक घड़ी होती है, आपके सोने उठने दैनिक लय का नियंत्रण करती है। हाइपोथैलेमस दाब वाब इनका नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन निकलते हैं। हाइपोथैलेमस क्या थी? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। पीयूष मास्टर ग्रंथि, इससे पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि वृद्धि हार्मोन इंपॉर्टेंट है। वृद्धि हार्मोन आपको पता है कि वृद्धि को अगर ज़्यादा निकलता है तो वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी, कम निकलता है तो वृद्धि कम हो जाएगी, बोनापन हो जाएगा। फिर परावटु ग्रंथि और आउटू ग्रंथि, ये गले में स्थित होती है, यहाँ पे आहार नाल के दोनों तरफ परावटु। फिर थाइमस ग्रंथि हमने देखी। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण आपकी क्या हो जाएगा? डायबिटीज़। फिर अधिवृक्क ग्रंथि, यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि होती है। फिर वृषण, ये होते हैं नर में, और अंडाशय और गर्भाशय ये क्या होते हैं? ये मादा में। इस तरीके से ये ग्रंथियाँ होती हैं पूरी। और इम्पोर्टेंट हार्मोन थे आपके, हाइपोथैलेमस देख लिया। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन क्या करेगा? वृद्धि को नियंत्रित करेगा। लेक्टोजेनिक दूध को, वेसोप्रेसिन मूत्र स्राव को, जो कि मूत्र विसर्जन हार्मोन होता है, इससे जो रोग हो जाता है वो डायबिटीज इंसिपिडस। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी है और दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है। फिर आपके पास में ये हो गया। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है आपके पास थायराइड, थायराइड ग्रंथि, आउटो ग्रंथि, गले में थायरोक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, और इसके साथ में जो इसकी कमी से जड़ मानवता, शारीरिक मानसिक वृद्धि कम हो जाएगी। मिक्सिडीमा, त्वचा मोटी हो जाना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, बालों का झड़ना। गलगंडीय घेंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोग है। गलगंडीय घेंगा रोग किसके कारण हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। और इसमें क्या होगा? थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर के फूल जाती है, गला फूल जाता है, और ये किससे होता है? आयोडीन की कमी से। फिर हाशिमोटो रोग, एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर दे। ठीक है। फिर पीनियल काय, पीनियल काय मस्तिष्क में स्थित होती है, जो कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैविक घड़ी होती है, और शरीर की आत्मा, तीसरी आंख बोला जाता है। मिलेटोनिन हार्मोन सोने जागने की लय को नियंत्रित करती है। पैराथायराइड हार्मोन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 4 थायराइड ग्रंथि होती है। पैराथार्मोन हार्मोन कैल्शियम के लिए और फास्फेट के लिए, विटामिन डी के लिए, इन तीनों का नियमन करती है। फिर टिटेनी रोग हो जाता है इसके कम स्राव से, जिसमें मांसपेशियों में ऐठन आ जाती है, मांसपेशियों में ऐठन आ जाती है, और अधिक स्राव से क्या होती है? हड्डियां खोखली कमजोर हो जाती है। थाइमस ग्रंथि, थाइमोसिन। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय के अंदर लेंगरेंस के द्वीप पाए जाते हैं, और इसकी जो बीटा कोशिका है, इससे क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह, और अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया। फिर आगे देखेंगे अधिवृक्क ग्रंथि में एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनलिन आपातकालीन परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति, करो या मरो हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन, इसको 3F ग्रंथि या 4S ग्रंथि भी बोला जाता है। और ये श्वास दर को बढ़ाना, दाब का नियंत्रण, हृदय स्पंदन, आंखों की पुतली को फैलाना, रोंगटे खड़े कर देना, पसीना बढ़ाना, ये इस हार्मोन के मुख्य कार्य है। मतलब ये हार्मोन ये कार्य करता है, ये प्रभाव दिखाता है। ठीक है। फिर इसमें आगे था वृषण,
क्योंकि नर जनन ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और अंडाशय मादा जनन ग्रंथि इससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ये अगर आपने इतने पढ़ लिए तो हार्मोन आपके लिए काफ़ी है। ये एनसीईआरटी बुक की टेबल है, आप खुद देख लीजिए कि एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से हार्मोन दिए हुए हैं। कि एक तो दिया हुआ है वृद्धि हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है और उसमें क्या होता है, सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। फिर एक थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि क्या होती है, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। फिर इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकला था, बीटा कोशिकाएं वो क्या कर रहे थे, रक्त में शर्करा का नियमन कर रहा था। फिर टेस्टोस्टेरोन, ये कहाँ से निकलता है, वृषण से। फिर अंडाशय, ये क्या होती है, मादा में लैंगिक अंगों का विकास करता है, मासिक चक्र का नियमन करता है। फिर एड्रिनलिन हार्मोन या मोचक हार्मोन, ये क्या एड्रिनल ग्रंथि से, इसको करो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन। फिर ये इतना आपके लिए, इतने ही हार्मोन आपके पास में एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी बुक में ये दिए हुए हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है मैंने आपको साथ में बता दिया, बाकी हार्मोन तो पूरे ही है, पूरे करवा दिए। इंपॉर्टेंट क्या क्या वो बता दिए, चाहे तो आप सिर्फ इतने जो हार्मोन है इनको विस्तार से आप पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी होंगे सफिशियंट। और ये अगर आप इतने हार्मोन अगर आप कर लेते हैं, हार्मोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन का आपको पता ही है कि वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और वृद्धि अवरोधक हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो वृद्धि अवरोधक हार्मोन, और इसका क्वेश्चन मैंने बताया कि 3 बार पूछे जा चुका है। अगर आप इतना कर लेते हैं, वैसे तो मैं चाहूँ तो आज भी इसके क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन टाइम हो चुका है। और ये आप इस क्लास को पढ़िए एक बार, अगर आप इस क्लास को पढ़ लेंगे तो आपके लिए इसके क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास के साथ में ले लेंगे। इसके कुछ 10-20 क्वेश्चन समझने के लिए नेक्स्ट क्लास के साथ में हम इसके क्वेश्चन ले लेंगे। तो बस आप इनको, अगर आप इनको हार्मोनों को पढ़ लेंगे तो इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करो या मरो हार्मोन किसको बोलते हैं, जैविक काय किसको बोलते हैं, 3F कौन सी है, 4S कौन सी है, मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इतना पढ़ के आ जाएंगे तो एक बार आप इसको पढ़िए, और कल की क्लास में आप खुद इसके सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी मैं डायरेक्ट कराऊंगा तो आपको कई चीज़ें नहीं आएगी, इसलिए इसको पढ़िए। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं, पढ़ते रहिए इसी तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।